अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस कर लिए। आपको दूसरा हमने डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक था? एक सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरा हमने डिस्कस किया राउंडिंग ऑफ और प्रीफिक्सेस के बारे में कुछ समझा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एरर। तो देखो एरर क्या होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, दो तरह की वैल्यूज को कंटेन करेंगी। जैसे एक तो हमने कहा कि मेजर्ड वैल्यू है जो हम अभी मेजर करके ला रहे हैं, एक उसकी होती है ट्रू वैल्यू। कैसे पता पड़ा कि दोनों वैल्यूज अलग अलग होती हैं? तो अब आप एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि किसी एक्सपेरिमेंट में स्मॉल जी की वैल्यू को आप क्या करो, कैलकुलेट करो। हमने अपने लैब के अंदर जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अपना एक्सपेरिमेंट हमने 5 टाइम्स रिपीट किया और हमने देखा कि 5 टाइम्स में हमारी जो एरर थी ना, 5 टाइम्स ईच टाइम डिफरेंट आती है। सम टाइम हमको मालूम पड़ा कि 9.8, कभी हमको पता पड़ा 9.75 आती है, नेक्स्ट टाइम हमने देखा 9.70 आ रही है, कभी हमने देखा 10 आ रहा है। दैट इज आपने देखा कि जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंट में ईच एक्सपेरिमेंट में इंडिविजुअली या डिफरेंट आती है ना। इसका मतलब ये वैल्यू, सभी वैल्यू तो ट्रू नहीं है, सभी वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं हो सकती कि यही वैल्यूज होगी। तो फिर क्या है, फिर हमने समझा था कि जी का वैल्यू हमको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू कहीं पर इस समय अगर हमने मान लिया 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन कुछ क्या करेंगे, डिफरेंस कैरी कर रहे हैं। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। इसका मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो उस मेजरमेंट की एरर होती है ना। जैसे हमने कहा कि जी की वैल्यू हमने मालूम किया 9.8 है ट्रू वैल्यू उसकी, और जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू आ गई थी, हमने देखा कि दिस इज 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस हुआ, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये इसका डिफरेंस है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। इट मीन आप एक जनरल हमने डिस्कशन से आपको एक चीज डिस्कस कर दी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, और एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने पर जो वैल्यू मेजर की जा रही है दैट इज द मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। तो वन वर्ड अगर हम डिस्कस करेंगे तो दिस इज एरर इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है ना। तो आप इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो और इसको मेजर कर सकते हो। फाइन। अब देखो फिर एरर हम ये देखते हैं कि जब एरर है तो एरर आती कहां से और कितने टाइप्स की एरर होती है ना। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस करना चाहें तो टाइप्स ऑफ एरर पर आते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर देखो क्या होगा, एक बेसिक टाइप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होगा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, देखो सिस्टमैटिक एरर क्या है। आप ये सोचो हमारा क्या होता है कि हमने जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो एक्सपेरिमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है। दैट इज आपको पता है कि ये एक्सपेरिमेंट इस वैल्यू तक एग्जैक्ट मेजर करने के कैपेबल है। जैसे मैंने कहा ये हमारा सेंटीमीटर स्केल है, ये 0 और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और इसमें ये मिलीमीटर के साइज है ना। अब मैंने किसी रॉड की लेंथ ऐसे यहाँ खत्म होगी, ऐसे। अब देखो इसके इसके बीच में तो ये कंप्लीट हुई, तो अब आप इस मेजरमेंट को कैसे लिखो, है ना। इसका मतलब ये स्केल कुछ लिमिटेशंस रखता है। तो सिस्टमैटिक एरर का मीनिंग होता है वो एरर जो नोन सोर्सेस से आएगी, दैट इज जिसके बारे में हमको पहले से पता होगा। नोन सोर्सेस से जो एरर मिलती है उस एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, है ना। अब देखो ये सोचो कि कितने टाइप के
नोन सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पहले टाइप का सोर्स है, हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीनिंग समझ में आ गया। अभी हमने एग्जांपल सेट किया था ये वाला, है ना, ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, दैट इज है, लेकिन उसकी लिमिट है कि वो उसके बियॉन्ड करेक्ट मेजर नहीं कर सकता, तो हमको ये पता होता है। तो ये वाला पार्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो पहला सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब जब इंस्ट्रूमेंटल होगी तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। दूसरा पर्सनल एरर भी हो सकती है। पर्सनल एरर में क्या है कि जो टेक्नीशियन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है या जो स्टूडेंट उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है कि वो उतने एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाता है या वो देख पाता है। तो जो हमारा टेक्नीशियन है या जो हमारा पर्सनल जो भी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी है वो पर्सनल एरर कंटेन करती है। दैट इज हर इंडिविजुअल की पर्सनल एरर डिफरेंट होती है, तब आपको ये डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। थर्ड टाइप का क्या हो सकता है? थर्ड हम एरर की नेचुरल एरर देखते हैं। नेचुरल एरर ये थर्ड सोर्स हो सकता है। और फोर्थ सोर्स क्या हो सकता है? फोर्थ सोर्स हमारे पास होता है इम्परफेक्शन प्रोसीजर, दैट इज मेथड जो ले रखा है आपने वो मेथड रॉन्ग हो, आपने गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी स्केल को रीड कर रहा हूं, है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मेरे को आई एकदम परपेंडिकुलर रखनी चाहिए थी, इसके एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, आई की पोजीशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए था, लेकिन हमने आई की पोजीशन यहां से चेंज करके यहां से देखा, या आई की पोजीशन मैंने इस पॉइंट पर चेंज कर ली और फिर मैंने उसको यहां से देखा, है ना। दोनों केस, इस केस में और इस केस में जब मैं इस स्केल की रीडिंग को नोट करूंगा तो मेरे को डिफरेंट रीडिंग मिलेगी, है ना। तो ये रॉन्ग पोजीशन होने की वजह से या रॉन्ग मेथड होने की वजह से आपने गलत मेजर किया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स होती हैं जो नोन सोर्सेस से आती है। तो हमारे पास कितने टाइप के नोन सोर्सेस हो सकते हैं? हमने कहा था सिस्टमैटिक एरर का पहला नोन सोर्स हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया है। दूसरा हो सकता है पर्सनल एरर कि जो पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है वो कितना परफेक्ट है। तीसरा हो सकता है नेचुरल एरर, क्या क्या उसमें आ सकते हैं। और एक हो सकता है कि हमने कोई मेथड रॉन्ग ऑप्ट कर रखा हो, उसकी वजह से उस सिस्टम उस वाले पार्ट के अंदर एरर आएगी। तो इन सोर्सेस से जो एरर आती है दैट काउंटेड इनटू द सिस्टमैटिक एरर, और दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। ये हमारी एरर का क्या है? फर्स्ट टाइप। हमने कहा सेकंड टाइप का एरर और डिस्कस करना था, तो अब हम डिस्कस करते हैं रैंडम एरर को। ठीक, पहला हमने पढ़ा सिस्टमैटिक एरर और सिंपल तरीका बता दिया। वन वर्ड याद करना है तो वन वर्ड लर्न हो जाएगा। वन वर्ड में क्या लर्न करना है कि नॉन सोर्सेस से आने वाली एरर क्या होगी? सिस्टमैटिक। अब हम रैंडम लेते हैं, अभी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट होने पर आपको और इजी हो जाएगा। अननोन सोर्सेस पिक करने हैं आपको, ये नहीं पता कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है उसके किस पार्ट में प्रॉब्लम है। दैट मीन जब भी रैंडम एरर होगी इसका मतलब है दिस कम्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। अब हम नहीं कह सकते कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके किस हिस्से में प्रॉब्लम है, दैट इज किस कॉज की वजह से जो मेजरमेंट हुआ है वो रॉन्ग हुआ है, तब हम कहेंगे दिस इज रैंडम एरर, है ना। और इसमें रैंडम एरर में जो सबसे नोटेबल पॉइंट होता है जो कई बार पूछा गया है वो ये होता है, अगर आप रैंडम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हो, है ना, मैंने कहा कि आप मिनिमाइज करो इसको, है ना। कैसे मिनिमाइज कर पाओगे, है ना? ऐसा करने के लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करना होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना लार्ज रखोगे रैंडम एरर उतना ही क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लार्ज करो और ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, है ना। रैंडम एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की।
जितने कम ऑब्जर्वेशन आप टेक करोगे रैंडम नंबर एरर उतनी लार्ज होगी। तो मिनिमाइज करने का तरीका समझ में आ गया, क्योंकि हमको इसके सोर्सेस तो पता ही नहीं। जब सोर्स पता नहीं तो मिनिमाइज करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। जितने टाइम्स आप रिपीट करोगे रैंडम एरर मिनिमाइज कर जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। फाइन, अब देखो दूसरी हम लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे लीस्ट काउंट को, है ना। लीस्ट काउंट, अब आप देखो लीस्ट काउंट में सबसे डीप बात है। लीस्ट काउंट क्या होती है कि कोई भी अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो या इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, इस इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट होती है, दैट इज कम से कम स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जिसको वो एग्जैक्टली मेजर कर सकता है ना, एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। कौन? इंस्ट्रूमेंट, वो उसकी क्या मानी जाएगी? लीस्ट काउंट। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक स्केल लिया, ये सेंटीमीटर स्केल है जो आप अपने नॉर्मली पढ़ने में यूज करते हो। यहाँ 0 मार्क हो रखा है, यहाँ 1 मार्क हो रखा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये 10 डिविजन्स में आपने डिवाइड कर रखी है ना। अब मैंने आपसे कहा कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट मेजर करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो कम से कम कितना रीडिंग आप इससे लिख सकते हो। देखो मैं इसको 0.1 लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है 0.15 भी अगर मैं इस स्केल से यूज कर रहा हूँ तो क्या आप इसमें 0.15 मेजर कर सकते हो? अरे 0.5 के लिए तो हमारे पास स्केल मार्क ही नहीं हो रखा। अगर ये मार्क नहीं हो रखा इसका मतलब ये इसका लीस्ट काउंट होना चाहिए। कम से कम वो 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है या 1 मिलीमीटर को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। तो समझ में आया? तो लीस्ट काउंट क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट की वो लिमिट या वो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली नोन एज लीस्ट काउंट। फाइन, अब देखो हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट है, कुछ है। एक है हमारे पास सेंटीमीटर स्केल, है ना। एक हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स, और एक है हमारे पास स्क्रू गेज। देखो ये हमारे हमको समझते होंगे, बस इनके लिस्ट काउंट समझते हैं। सेंटीमीटर स्केल का मैंने अभी आपको बताया था 1 मिलीमीटर तक वो एक्यूरेट मेजर करता है, और जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है वो 0.1 मिलीमीटर को एक्यूरेटली मेजर करता है, और हमारा जो स्क्रू गेज है वो 0.01 मिलीमीटर तक क्या करता है? एग्जैक्ट मेजर करता है। तो जब आपको अपनी मेजरमेंट को इंप्रूव करना हो तो इस तरह से आप अपने स्केलिंग को ले सकते हो। आपको 1 मिलीमीटर तक का मेजर करना है तो आप सेंटीमीटर स्केल यूज करना। अगर आपको 0.1 mm तक एक्यूरेट मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर्स यूज करना। उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना है तो आपको स्क्रू गेज यूज करनी होगी, तो 0.01 mm तक एक्यूरेट क्या करेगी? मेजर करेगी। तो दीज आर द लीस्ट काउंट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिवली आपको डिस्कस कर दिया कि एरर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट के टर्म में, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर अच्छे से समझ चुके, रैंडम एरर समझ चुके, और लीस्ट काउंट अब हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हमने कॉम्प्रिहेंसिवली या कलेक्टिवली मैं एरर को मेजर करना चाहता हूं। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और ऑब्जर्वेशंस आपको दे दिए, और ऑब्जर्वेशन देने के बाद अब आपसे कहा जाता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट की एरर बताओ कितना है। कि आपने एक्सपेरिमेंट लैब में किया और आपने वैल्यू को मेजर किया, और फिर मैंने आपसे पूछ लिया आप अपने एक्सपेरिमेंट की परसेंटेज एरर बताओ कि कितनी होगी, कितना एक्सपेरिमेंट करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है, ये मेजर करना। तो देखो तरीका, ये 5 स्टेप्स में हम इसको फिनिश करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे। एरर इन मेजरमेंट में, इसका मतलब अब हमने कोई मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट के ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3 और AN ऑब्जर्वेशंस है। ये हमारे क्या है? ऑब्जर्वेशंस जो हमने ऑब्टेन किए हैं। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पर हमको ये ऑब्जर्वेशंस मिले। तो सबसे पहला स्टेप आप फॉलो करोगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मीन वैल्यू निकालें, है ना।
तो ए मीन, मीन का मतलब होता है अर्थमेटिकल मीन निकालना है आपको, अर्थमेटिकल मीन। हमने आपको कहा था ना 3 टाइप्स के मीन होते हैं, अर्थमेटिकल मीन ले सकते हो, अलजेब्रिक मीन ले सकते हो और वेक्टर के हिसाब से। तो अर्थमेटिकली आप सबसे पहले आप अर्थमेटिकल मीन निकालने की कोशिश करो। तो देखो अर्थमेटिकल मीन में क्या होगा, सभी का सम करोगे, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है उन सब का सम करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये मीन वैल्यू कहलाएगी। इसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे, ट्रू वैल्यू इसी को हम बोलेंगे, है ना। क्योंकि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज पता नहीं होती, एक्सपेरिमेंट में ही मेजर होकर के आती है, तब फिर उसकी जो मीन वैल्यू होगी वही ट्रू वैल्यू का काम करेगी। ओके, इसको समीशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो, फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो I1 to n AI, ऐसे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n पर फिनिश होगी। फर्स्ट लिखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 लिखोगे तो सेकंड, 3 लिखोगे तो ऐसे सो ऑन जाएगा। दैट इज मीन वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की। अब अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है, तो इस स्टेप को ऐसे करते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है यहां पर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसका इन ऑब्जर्वेशंस के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस ये मीनिंग हुआ करता है, जैसे डेल्टा A1 इक्वल टू मीन वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज द मीन वैल्यू और दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इसका एब्सोल्यूट एरर होगा। मोड ले लेना है, इसका मोड का मतलब है हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं ले सकते हो एरर्स को, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन का लेना है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन को भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करोगे और जहां तक एब्सोल्यूट एरर्स निकालोगे, जहां तक ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, m तक गिवन है, तो am माइनस an, ऐसे आप एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हम वापस लौटते हैं अपने मीन एब्सोल्यूट एरर पर। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, यहां पर जो वैल्यूज आपने ऑब्टेन की हैं ये, इन सभी वैल्यूज का फिर अर्थमेटिकल मीन लेना होगा। दैट मीन यहां फिर लिखेंगे अर्थमेटिकल मीन ऑफ कौन सी क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर्स, ये आपको लेके आना है। इसका मतलब है डेल्टा am लाना होगा आपको, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा an तक, और फिर इसको किससे डिवाइड करना होगा, n से डिवाइड करना होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। समेशन की फॉर्म में लिख लो आप इसको भी, 1/n, इसमें भी n और रह गया, 1/n समेशन ऑफ I टेंड्स टू 1 to n डेल्टा AI, आप ऐसे लिख सकते हो। ये इसका फॉर्मूला होगा किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का, और ये किसका है, मीन वैल्यू का, और ये फॉर्मूले किसका काम करेंगे, एब्सोल्यूट एरर का। अब आते हैं हम रिलेटिव एरर पर, है ना। रिलेटिव एरर जो होता है वो इन दोनों का रेशियो होता है, इसका और इसका, दैट इज रेशियो ऑफ किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ देखो मीन वैल्यू ऑफ आ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर, है ना। इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड से, कॉमन वर्ड से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। फ्रैक्शनल एरर भी यही होता है, फ्रैक्शनल एरर। फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा, रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा am आपने निकाला और am ऑलरेडी निकाल चुके थे, दोनों को डिवाइड करो, जो आएगा वही आपका रिलेटिव एरर होगा।
और देखो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जो आपने बहुत इफेक्टिवली पहले से ही समझ रखा है। इसमें क्या होता है, हमको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो किसी एक्सपेरिमेंट में कितना परसेंटेज एरर है इस वाले फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो। दैट इज जो बोर्ड पे लिखा है, एक बार कलेक्टिवली आप इसको लर्न कर लोगे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट की सब टोटल एरर क्या कर पाओगे, काउंट कर पाओगे।